तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड परीक्षावाणी करंट अफेयर की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक के पीछे दिए हुए समसामयिकी 2022 अर्थात करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज का दूसरा भाग है। इससे पहले मैं एक भाग अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पहली न्यूज़, सविता कंसवाल सहित 29 पर्वतारोहियों का निधन। ठीक है, ये आपने सुना होगा इस घटना के बारे में। 4 अक्टूबर 2022 को ये घटना घटित हुई थी, जिसमें सविता कंसवाल जो कि उत्तराखंड की युवा पर्वतारोही थी, इनकी मौत होगी और इनके साथ जो इनका अभियान दल गया हुआ था, इसके 28 और सदस्यों की मौत होगी थी। यानी कि सविता कंसवाल सहित कुल 29 लोगों की इसमें मौत होगी। ठीक है, तो ये क्या घटना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो घटनास्थल है उत्तरकाशी जिले के डोकरानी ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा, तो आगे भी पूछा जा सकता है। डोकरानी ग्लेशियर किस जनपद में? उत्तरकाशी में। तो इसी उत्तरकाशी जनपद के डोकरानी ग्लेशियर के निकट स्थित एक चोटी है द्रौपदी का डांडा। ठीक है, द्रौपदी का डांडा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि द्रौपदी का डांडा चोटी पर स्थित ग्लेशियर से किस जलाशय को जलापूर्ति होती है। ठीक है, ये आपका परीक्षावाणी में दिया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। तो इसी द्रौपदी का डांडा की चोटी पर हिमस्खलन होने से सविता कंसवाल सहित 29 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। ये जो पर्वतारोही थे, ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसके 44 प्रशिक्षु और 8 प्रशिक्षकों का एक दल था। कहने का अर्थ है जो 44 लोग थे, ये पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थी और इनको प्रशिक्षण देने वाले 8 प्रशिक्षकों का एक दल था, अर्थात कुल 52 लोग इसमें गए थे। तो यहाँ से देखिए आयोग घुमा के क्वेश्चन बना सकता है कि जो आपका सविता कंसवाल का निधन हुआ, इसमें कितने पर्वतारोहियों का इनके साथ निधन हुआ। तो ध्यान रखेंगे कुल मिलाकर 29 का हुआ था। और कितने गए थे, कितनों का दल था? तो 52 लोगों का अभियान दल था। ठीक है, तो इसमें आपका एवलांस की वजह से, यानी कि जो आपका हिमस्खलन होता है, ठीक है, जो ग्लेशियर रहते हैं खिसक के आगे और उसमें दबने से 29 लोगों की मौत हो गई थी। तो यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का ये दल गया था, तो पूछा जा सकता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 14 नवंबर को, ठीक है, 14 नवंबर 1965 ईस्वी में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के दिन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है और इसे NIM यानी कि निम के नाम से जाना जाता है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक, तो इस नाम से प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। अब जो एक घटना हुई 4 अक्टूबर 2022 को, इसमें सविता कंसवाल सहित कुल 29 लोगों की मौत हो गई थी। तो सविता कंसवाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो सविता कंसवाल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये उत्तराखंड की एक युवा पर्वतारोही थी। तो इनका संबंध किस जिले से पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की रहने वाली थी 28 वर्षीय पर्वतारोही, ठीक है, सविता कंसवाल जी। और इनके द्वारा कौन कौन सी चोटियां फतह की गई हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे इस वर्ष यानी कि 2022 में 2 चोटियां इनके द्वारा फतह की गई। माउंट एवरेस्ट जो कि 12 मई 2022 को, और दूसरी माउंट मकालू 28 मई 2022 को। अब आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहता है डेट्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका सीधे सीधे डेट पूछी जा सकती है, कितनी तारीख को या फिर कब माउंट एवरेस्ट फतह की थी सविता कंसवाल जी ने। तो पूरा डेट के साथ याद रखें, 12 मई 2022 को, और माउंट मकालू फतह किया 28 मई 2022 को। और इससे पहले इन्होंने 2021 में 24 मई 2021 को विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट लहोसे को फतह किया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि विश्व की चौथी जो सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोसे, इसकी ऊंचाई है 8515 मीटर। इस पर तिरंगा फहराने वाली सविता जी भारत की दूसरी महिला बनी थी। तो आप लोग यहाँ से कमेंट करके बताएंगे कि इस माउंट लहोसे पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। और दूसरी महिला बनी है कौन? सविता कंसवाल जी। ठीक, तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला है आपका राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, कब स्थापना हुई। इस तरीके से लोकार्पण किया गया 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है ये पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना डांडा लखोर देहरादून में की गई है। ठीक है, इसके साथ ही इसी दिन खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का एक नवनिर्मित भवन, इसका भी शिलान्यास किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो उसी दिन ये राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ स्थित है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो डांडा लखोर देहरादून में। अगला देखते हैं, देश के दूसरे CDS, ये भी उत्तराखंड से बने। तो आप लोगों ने सुना होगा कि देश के पहले CDS, यानी कि CDS कहने का अर्थ है आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, यानी कि तीनों जो सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनके एक प्रमुख, तो उन्हें कहा जाता है CDS। तो देश के पहले CDS नियुक्त हुए थे जनरल बिपिन रावत जी, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गाँव के थे। ठीक है, पौड़ी से उनका संबंध था, लेकिन उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 दिसंबर 2021 को, ये आप लोगों ने सुना होगा ये न्यूज़। ठीक है, 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद देश के जो दूसरे CDS नियुक्त हुए हैं, ये भी उत्तराखंड से ही नियुक्त हुए, और इत्तेफाक की बात है कि ये भी पौड़ी के ही निवासी हैं। तो ध्यान रखना है, देश के दूसरे CDS कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। ठीक है, और ये सेना के, इससे पहले सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख रह चुके हैं। तो इस पद से रिटायर हुए और उसके बाद इन्होंने 30 सितंबर 2022 से, इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखेंगे, 30 सितंबर 2022 से देश के दूसरे CDS का पदभार संभाला है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी मूल रूप से पौड़ी के निवासी हैं। इनका जन्म हुआ था 18 मई 1961 को, और इनका संबंध किस बटालियन से, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखें, भारतीय सेना के 11वीं गोरखा राइफल से संबंधित हैं, जहां पर इन्होंने ज्वाइन किया था 1981 में। ठीक है, IIM जो देहरादून है, यहाँ से प्रशिक्षण लेके 1981 में इन्हें 11वीं गोरखा राइफल्स ज्वाइन की थी। इन्हें युद्ध कला के विशेषज्ञ माना जाता है, ध्यान रखें, युद्ध कला के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी एक पुस्तक है बहुत ही फेमस, इन्होंने परमाणु हमले तथा उसका परिणाम, ठीक है, परमाणु हमले से क्या परिणाम होता है, तो उस पर आधारित एक पुस्तक लिखी थी, जिसका टाइटल था आफ्टर मैथ ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक, अ केस स्टडी ऑन पोस्ट स्ट्राइक ऑपरेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, सीधा बुक दे देंगे और पूछेंगे किसकी है। तो ध्यान रखें, आफ्टर मैथ ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक किसकी बुक है? आपके अनिल चौहान जी की, जो कि देश के दूसरे CDS बने। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड।
तो देखें, बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन कहने का मतलब है कि पर्यटन के लिए या फिर जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए जो बेस्ट पर्यटन स्थल के रूप में जो अवार्ड दिया गया है वो हमारे राज्य उत्तराखंड को दिया गया, ठीक है। तो बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है उत्तराखंड को, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही यहाँ से पूछ दिया जाएगा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है नोट कर लें। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड वितरण समारोह में उपराष्ट्रपति, जो कि अभी अभी बने हैं, जगदीप धनखड़ जी, यहाँ से दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने उत्तराखंड को 2 पुरस्कार प्रदान किए। तो पहला तो आपका है बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट सीधा क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2022 में बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किस स्थल को मिला है, किस राज्य को मिला है, तो ध्यान रखें उत्तराखंड को। और दूसरा पुरस्कार मिला पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो ये उत्तराखंड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगली न्यूज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र, ठीक है। जो हम वेस्ट करते हैं प्लास्टिक, जिस पर बैन लगा दिया गया था, तो ये भी आप लोग नोट कर लें कि बैन कब लगाया था, ठीक है, इसे सर्च करके नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा। तो प्लास्टिक से जो हम वेस्ट कर रहे हैं प्लास्टिक, उस प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है, लेकिन ये राज्य का दूसरा संयंत्र है। तो अभी तक अब राज्य में आप लोग कह सकते हैं कि 2 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं जिनसे हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक से डीजल बना रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कूड़े के रूप में फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक को रिसाइकिल करके डीजल बनाने के लिए राज्य का दूसरा संयंत्र स्थापित किया गया है भीमताल में, जो कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। और इसकी क्षमता है 50 से 70 हज़ार लीटर, ठीक। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य का पहला प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखें, ये स्थापित किया गया था देहरादून में, एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, इसके परिसर में, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स देहरादून में इसे स्थापित किया गया था अगस्त 2019 में। तो दोनों ही आप याद रखेंगे कि प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला संयंत्र देहरादून में, दूसरा भीमताल में यानी कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और पहला स्थापित हुआ है अगस्त 2019 में, दूसरा स्थापित हुआ है अभी 2022 में, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार मिला था। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, 30 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो कि आपका 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, इसमें उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है, ध्यान रखें। राज्य की ओर से यह पुरस्कार बंशीधर तिवारी जी ने प्राप्त किया। तो बंशीधर तिवारी कौन है? ये आपके महानिदेशक हैं सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के, ठीक है। तो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के जो सूचना एवं मुख्य कार्यकारी विभाग है उसके महानिदेशक हैं, तो इन्होंने प्राप्त किया था बंशीधर तिवारी जी ने। अगला देख लेते हैं, कोटिया जांच समिति रिपोर्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन परीक्षावाणी में दिया हुआ है तो मैंने कवर कर दिया क्योंकि ये चर्चा में रही थी काफ़ी, ठीक है। कोटिया जांच समिति रिपोर्ट का संबंध किससे देखें, उत्तराखंड में जो विधानसभा की भर्तियां हुई हैं राज्य गठन से लेकर 2000 से लेकर 2022 तक की जितनी भी विधानसभा में भर्तियां हुई थी, इनमें आप लोगों ने देखा कि काफ़ी धांधली हुई थी, ठीक है। यहाँ इसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया, सीधे जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं या फिर अन्य जो बड़े बड़े पद के नेता हैं, इन्होंने क्या कर दिया, अपने रिश्तेदारों को सीधे रख दिया था। इसमें जो पूर्व आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं ये भी काफ़ी विवादों में आए थे, तो आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़। तो विधानसभा में राज्य गठन से 2022 तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों की जांच के लिए ही गठित की गई थी एक समिति, जिसका नाम आपका कोटिया जांच समिति, ठीक है। इस समिति में 3 सदस्य थे, 3 सदस्य विशेषज्ञ समिति थी, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट 22 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की, किसे दी थी, रितु खंडूरी जी को। तो आप जानते होंगे रितु खंडूरी जी कौन है, ये अभी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं और ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना। और राज्य की आप लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि राज्य की जो आपका राज्यसभा सीटें होती हैं, आपको पता होगा कि 3 राज्यसभा सीटें हैं राज्य के लिए, ठीक है। तो इसमें पहली महिला कौन थी राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली, और दूसरी महिला कौन है, क्योंकि हाल ही में दूसरी महिला चुनी गई है आपकी कल्पना सैनी। चलो ये तो मैं बता देता हूँ, कल्पना सैनी है, तो पहली कौन थी ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और विधानसभा के लिए रितु खंडूरी जी हैं पहली विधानसभा अध्यक्ष। अगला देखते हैं, हिम प्रहरी योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हिम प्रहरी योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, तो देख लेते हैं क्या है ये योजना। तो जैसा नाम से पता चल रहा है हिम प्रहरी है, तो जहाँ पर बर्फ ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, यानी कि सीमांत जो हमारे जिले हैं उन जिलों में जो पूर्व सैनिक हैं उनको नियुक्त करने संबंधी योजना है, और इसका मुख्य उद्देश्य पलायन को रोकना है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड के सीमांत जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, पहला इंपोर्टेंट, तथा पलायन को रोकने हेतु, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन जाएगा भैया हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे है, और बहुत अच्छे ऑप्शन आपको देगा कंफ्यूज करने वाले, ध्यान रखना, पलायन रोकना और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना ज़्यादा इंपोर्टेंट है पलायन रोकने के लिए मेनली, ठीक है। तो पलायन रोकने हेतु राज्य के सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्धसैनिकों और राज्य के युवाओं को भर्ती करने तथा प्रशिक्षित कर हिम प्रहरी के रूप में सीमावर्ती गांव में बसाने की ये योजना है। तो इन्हें क्या किया जा रहा है, सिर्फ भर्ती ही नहीं किया जा रहा है बल्कि सीमावर्ती गांव में बसाने के लिए, वहाँ पर बसने के लिए इन्हें जितनी सहायता हो सकती है उतनी सहायता सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, ऐसी ये योजना है, ठीक है। तो हिम प्रहरी योजना इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, हिम प्रहरी योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था 8 सितंबर 2022 को, जिसमें ये बात लिखी गई थी कि 10,000 हिम प्रहरियों की नियुक्ति की जाएगी, और इसके लिए इन्होंने बात की कि 66 करोड़ रुपए लागत लगेगी। तो इन्होंने जो राज्य सरकार है इसने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा 8 सितंबर 2022 को, जिसमें 66 करोड़ रुपए की मांग की गई है प्रति वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हिम प्रहरी योजना के तहत केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में राज्य द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है, प्रति वर्ष 66 करोड़ रुपए की, जबकि इसका जो प्रतिमाह लगभग अनुमानित व्यय है वो लगभग 5 करोड़ के आसपास अनुमानित किया गया, ठीक। तो ध्यान रखें।
अब एक इंपॉर्टेंट योजना इसी में है कि किस योजना के तहत हिम प्रहरी योजना शुरू की गई, यानी कि कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसके तहत हिम प्रहरी योजना अस्तित्व में आई है। तो ध्यान रखेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का संबंध किस योजना से, तो हिम प्रहरी योजना से। ठीक है, केंद्र सरकार के इस वर्ष के आम बजट में देश के सीमांत गाँव में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्यों घोषित किया गया, सीमांत गाँव में बुनियादी ढांचे को सशक्त करने के लिए। ठीक, तो हमारे जो पड़ोसी देश है जैसे चाइना है सबसे ज़्यादा पड़ोस में हमारा, और उससे हमें खतरा भी है, तो उस पर ही एक तरीके से निगरानी रखने के लिए भी इस योजना को लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो हिम प्रहरी योजना के उद्देश्य देख लेते हैं, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, देखें पहला है उत्तराखंड के सीमांत जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना तथा पलायन को रोकना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार मैं कह रहा हूँ, पलायन रोकना इसका मेन उद्देश्य है, तो ध्यान में रखेंगे। दूसरा, पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिकों और युवाओं को रोजगार देना। इस योजना का जो अनुमानित व्यय है ये लगभग 5.45 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ देगा हिम प्रहरी योजना का अनुमानित लागत कितनी है, तो ध्यान रखें 5.45 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत राज्य के पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे इनको बसाने की योजना चल रही है, केवल नियुक्त ही नहीं किया जाएगा बल्कि यहाँ बसने के लिए जितनी सहायता हो सकती है वो प्रदान की जाएगी। यानी कि राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले जिलों में, जैसे पिथौरागढ़ है, ठीक है, चंपावत है, तो इन जिलों में, या उत्तरकाशी, चमोली ये हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करने वाले जिलों में बसने के लिए पूर्व सैनिकों और राज्य के युवाओं को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। तो ये घोषणा सरकार ने कर रखी है। ठीक है, और इसमें जो हिम प्रहरी घोषित किए जाएंगे, हिम प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे, इन्हें 5-5 हज़ार रुपया प्रति महीने वेतन देने का प्लान बनाया गया। ठीक है, तो हिम प्रहरी योजना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। अगला है बालाश्रय योजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बालाश्रय योजना क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बालाश्रय यानी कि बाल आश्रय, बालकों को आश्रय देना। तो किस क्षेत्र में आश्रय देना, किनको आश्रय देना, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत देखें 5 सितंबर 2022 अर्थात शिक्षक दिवस के अवसर पर, तो ये सीधे सीधे संबंधित होगी शिक्षा से। ठीक है, तो शिक्षक दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है, और शुरुआत किसके द्वारा की गई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा यहीं से क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर का कि बालाश्रय योजना किससे संबंधित है। तो ध्यान रखें अनाथ बच्चों को, ठीक है, जो अनाथ है, ठीक है, और जो मेनली ये कोरोना के टाइम पे अनाथ हुए, तो अनाथ बच्चों को कक्षा 1 से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु ये बालाश्रय योजना शुरू की गई है। तो दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो बालाश्रय योजना का संबंध किससे है, और दूसरा कक्षा 1 से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो ध्यान रखें बालाश्रय योजना। ठीक, शिक्षक दिवस पर कुछ अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे राज्य को शिक्षा से संबंधित, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शिक्षक दिवस पर जो अन्य कार्य हुए, पहला है कि यहाँ पर राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा 5 सितंबर 2022 को शैलेश मटियानी पुरस्कार की घोषणा की गई थी। अब जब हम ये परीक्षावाणी मेन चैप्टर जो है उसे कवर करेंगे तो वहाँ बात करेंगे कि राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे शैलेश मटियानी पुरस्कार है, भक्त दर्शन पुरस्कार है, और इनका संबंध कौन से लेवल की शिक्षा से, ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसे जरूर पढ़ लें जब हम इसे कवर करेंगे सीरीज को। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पटवारी के पेपर के बाद हम जो फर्स्ट गार्ड का पेपर है उसके लिए परीक्षावाणी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरी पूरी परीक्षावाणी करवाऊँ आपको, और ऐसे कराऊंगा कि आपको कहीं भी और सोर्स से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी आप लोग इतना सर्च कर लें। फिलहाल देखते हैं शिक्षक दिवस पर जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है इसके बारे में। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे गुरमीत सिंह अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं राज्यपाल, और ये 8वें राज्यपाल हैं, इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग। तो इन्होंने शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया है। ये शैलेश मटियानी पुरस्कार 2018 के लिए 39 शिक्षकों को दिया गया था, और 2021 के लिए 20 शिक्षकों को दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन बनता है तो इस प्रकार का बनता है, कितने शिक्षकों को दिया गया। तो ध्यान रखें 2018 के लिए 39 शिक्षकों को दिया गया था, 21 के लिए 20 शिक्षकों को। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिला अभी 5 सितंबर 2022 को ही शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। तो ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय लेवल का है। तो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान कितने शिक्षकों को दिया गया, 46 शिक्षकों को दिया गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें आपका 2 लोग उत्तराखंड से भी सम्मिलित हैं। तो कौन है पूछा जाएगा, पहले हैं आपके प्रदीप नेगी जिनका संबंध है पौड़ी जनपद से, और दूसरे हैं कौस्तुभ चंद्र जोशी। ठीक है, इनका संबंध आपका पिथौरागढ़ जनपद से, गणाई गंगोली से बिलोंग करते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें पहले भी काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं। अगर इनके बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कौस्तुभ चंद्र जोशी हैं ये पहले आपके प्रधानाचार्य पद पर थे पत्थरखानी। ठीक है, पत्थरखानी पिथौरागढ़ में ही है, पत्थरखानी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, और यहाँ पर इन्होंने बच्चों के लिए जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एक नई वेबसाइट शुरू की थी, बहुत इंपॉर्टेंट, और उस वेबसाइट का नाम था नई किरण है। ठीक है, नई किरण नाम से इन्होंने वेबसाइट शुरू की थी जहाँ पे एनसीईआरटी का कोर्स चला रहे थे। इसके अलावा ये सीएम उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार जो होता है, ठीक है, अच्छी शिक्षा में अच्छा कुछ करने के लिए दिया जाता है, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार, इसे पाने वाले एकमात्र उत्तराखंड के शिक्षक हैं। इसके अलावा इनने लॉकडाउन के टाइम पे जब शिक्षा बाधित हुई थी तो उस समय पर 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन जो एजुकेशन थी, ऑनलाइन ई कंटेंट, इसे तैयार किया था। तो इसके लिए भी इन्हें 2017 में इसके लिए भी इन्हें पुरस्कार मिला है, और इसके अलावा 2017 में इन्हें इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखें कि जो एनसीईआरटी होती है, तो एनसीईआरटी कार्यकारिणी समिति में जो है पाने वाले ये उत्तराखंड से एक शिक्षक हैं। तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला है उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। इसके बारे में सबने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो ध्यान दें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसकी शुरुआत कब हुई है, 29 अगस्त 2022 को। और 29 अगस्त को क्यों शुरुआत हुई, क्योंकि 29 अगस्त को बनाया था आपका राष्ट्रीय खेल दिवस। सभी ने सुना होगा, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। तो क्या ये योजना है देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई देहरादून से। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहाँ से शुरुआत हुई है, देहरादून से। ठीक है, और क्या है योजना, इसके अंतर्गत 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, इन खिलाड़ियों को प्रति माह
1500 रुपया की खेल छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई है, ताकि ये लोग क्या कर सकें, अपने खेल को, जैसे आप लोग जानते हैं कि बचपन में जो है खेल से बहुत ज़्यादा लगाव होता है बच्चों को, तो कुछ स्टूडेंटों को अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो नेशनल स्तर तक या फिर इंटरनेशनल स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए क्या किया गया है, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें 8 से 14 वर्ष के बच्चे सम्मिलित हैं, ध्यान रखना। आयु वर्ग क्या है, 8 से 14 वर्ष। और कितनी यहाँ पे छात्रवृत्ति दी जा रही है, 1500 रुपया मासिक, ठीक है, ध्यान रखें। अगला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना। तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि राज्य के जो मैदानी जिले हैं केवल उनमें ही रेल की व्यवस्था है, ठीक है, और बाकी जो कुछ पहाड़ी जिले हैं तो उनमें थोड़ा बहुत है, बहुत कम। तो अभी आपका गंगोत्री यमुनोत्री जो कि हमारे 4 धाम में से हैं, तो इनमें आपका रेल परियोजना पहुंचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखें। 28 अगस्त 2022 को एक अधिसूचना जारी हुई थी। इसके अनुसार जो गंगोत्री यमुनोत्री रेल परियोजना है, इसके तहत देहरादून से गंगोत्री और यमुनोत्री तक रेल मार्ग पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। और इस रेल मार्ग की जो लंबाई होगी ये है 121.76 किलोमीटर, और ये सिंगल रेल ट्रैक होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक है देहरादून, डोई वाला देहरादून से गंगोत्री यमुनोत्री तक कितनी इसकी लंबाई है, सीधा पूछा जाएगा। तो 121.76 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लागत है लगभग 3000 करोड़ रुपये। तो इसकी लागत कितनी आएगी, इसके लिए डीपीआर किसने तैयार किया, ये पूछा जा सकता है। तो टर्की की कंपनी है यूकेसेल प्रोजेक्ट, इसके द्वारा डीपीआर तैयार किया गया और डीपीआर तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजा गया, और उसके ही आधार पर 28 अगस्त 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखें, देहरादून से गंगोत्री यमुनोत्री तक और 121.76 किलोमीटर की योजना है, ठीक। इस प्रोजेक्ट के तहत आपका 22 सुरंगें बनाई जाएंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लंबी कौन सी सुरंग होगी। तो इसके अंतर्गत जो सबसे लंबी सुरंग है ये है टिहरी जिले में, ठीक है। किस जिले में है, टिहरी में। इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक, जाजल से मरोड़ के बीच। तो ये जाजल और मरोड़ दोनों ही इस रेलवे प्रोजेक्ट के तहत 2 स्टेशन है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपका 11 स्टेशन टोटल बनाए जा रहे हैं, उनमें से 2 स्टेशन जाजल और मरोड़। इनके बीच जो बनने वाली सुरंग है ये सबसे लंबी सुरंग होगी इस प्रोजेक्ट की, जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर होगी। तो इंपॉर्टेंट, इस परियोजना में 22 पुल और 11 स्टेशन भी बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है वो ये है कि गंगोत्री के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा बनाया जाएगा, तो ये है आपका मातली। और इसी प्रकार यमुनोत्री के लिए जो अंतिम रेलवे स्टेशन होगा ये होगा नंदगांव बड़कोट में, ठीक है। यमुनोत्री के लिए उत्तरकाशी के नंदगांव बड़कोट में और गंगोत्री के लिए मातली में, ठीक है। ये अंतिम स्टेशन होंगे। अगली न्यूज़ देखते हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट से। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट से, इसे आपका डीबीयू के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई है डिजिटल बैंकिंग यूनिट की, ये हुई है 16 अक्टूबर 2022 से। पूछा जा सकता है अब ये क्या है, ये डिजिटल बैंकिंग अर्थात नाम से पता चल रहा है कि बैंक को डिजिटल करना है, यानी कि बैंक में डिजिटलीकरण करना है। तो डिजिटल बैंकिंग योजना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, पहली बात, ठीक है। और इसमें देश के 75 जिलों को शामिल किया गया, यानी कि देश के 75 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई है। अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें राज्य का एक जिला शामिल किया गया जो है देहरादून। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 2022 से लागू डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स योजना के तहत आपका राज्य का कौन सा जिला सम्मिलित किया गया, तो ध्यान रखें देहरादून जिला, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये योजना शुरू की गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखें, इसका उद्देश्य जो है यह है न्यूनतम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिकतम सेवाएं और एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो अधिकतम सेवाएं देने के लिए, यानी कि न्यूनतम कम से कम खर्च पर न्यूनतम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिकतम सेवाएं देने के लिए ये डीबीयू योजना शुरू की गई, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट से। और इसके तहत सम्मिलित होने वाला उत्तराखंड राज्य का जो जिला है वो है आपका देहरादून। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो, जो कि परीक्षा वाणी से लिए गए हैं करंट अफेयर, और ये आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें, एग्जाम सर पे हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, थैंक यू।